मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। और सबको रिस्पॉन्ड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वेबिनार में समझ में नहीं आता कि कितनी बातें आपको समझ में आ रही है। सो मैं क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, सो आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते रहिए। सो मुझे समझेगा कि आपको एग्जैक्टली टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। सो टॉपिक है जनरेट सेकंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो आज के लर्निंग क्या होने वाले हैं? पहला लर्निंग है कि सेकंड इनकम की जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बैंक्स में जॉब करते हैं या आईटी में जॉब करते हैं, जिनको लगता है कि सेफ है जॉब। तो इसके लिए मैं डेलिबरेटली ये टॉपिक इंक्लूड किया हूँ इसमें कि नीड क्यों है जनरेट करने की सेकंड इनकम। सेकंड है हाउ टू जनरेट सेकंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और उसमें मैं बोनस एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ, कैलकुलेटर। 10 मिनट्स में आप आपका फाइनेंशियल प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा चीज हम सीखेंगे 5 गोल्डन रूल्स टू क्रिएट सेकंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और लास्ट में मैं मेरे कम्युनिटी के बारे में आपको बताऊंगा, जो पेड कम्युनिटी है और उसका आप पार्ट बन सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड ऑफ द सेशन। सो ये मेरा पोर्टफोलियो है शेयर्स का। इसमें से चार पांच स्टॉक्स अभी निकल गए हैं, 1 महीने पहले का था। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है, रिटर्न्स देख सकते हो आप। ये क्यों बता रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये बिजनेस में अप्रैल 2017 से हूँ। और 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में 2007 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। करंटली 420 प्लस क्लाइंट्स है और 8 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। अभी हैप्पी रिच लाइफ का मतलब क्या है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी लाइफ में फाइनेंशियली रिच बनने से बेटर है आप हैप्पी रिच बनने के लिए स्ट्राइव करो। अभी हैप्पी रिच का मतलब क्या है? जैसे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है 21%, अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो हमें सफोकेशन होना चालू होगा। पैसे का भी मूल्य आपके लाइफ में वैसे ही है। जैसे कि 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन नेटिव प्लेस में बंगलो बनाना है, या फिर आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। इसके लिए अगर आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर इनफ पैसे नहीं है तो आपका लाइफ फाइनेंशियली सफोकेट होगा। सो ऑक्सीजन एंड पैसे आपके लाइफ में एग्जैक्टली सेम मूल्य प्रेजेंट करते हैं। हमेशा स्ट्राइव कीजिए आप हैप्पी रिच बनने के लिए। आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए उतना बनाने की कोशिश कीजिए। वो फोकस रखिए रादर देन मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, मैं कितना रिच बनूंगा फाइनेंशियली। ये हैप्पी रिच का मतलब है। 4 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप होता है हैप्पी रिच बनने के लिए कर्जा मुक्त बनना पड़ेगा। अब अगर आपके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कोई भी टाइप का लोन है, तो आपके ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट ये सोचते हुए स्पेंड करेगा, मतलब ब्रेन ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेगा टाइम कि लोन कैसे रीपे करना है, रादर देन लाइफ में मैं आगे कैसे बढ़ूं, लाइफ में मैं हैप्पी कैसे बनूं। मेरे माइंड में ये चलते रहेगा कि मैं लोन कैसे जल्दी से जल्दी रीपे कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई जॉब भी शिफ्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी मेरा डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगा मेरे लाइफ में कितना कर्जा है मेरे ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मेरा एक पूरा सेशन होता है, वर्कशॉप होता है, जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगा। आज के टॉपिक है सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड स्टेप ऑफ बिकमिंग हैप्पी रिच, क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स। अगर आप मंथ पूरे महीने में काम करते हो और उसमें कुछ इनकम जनरेट होता है एंड ऑफ द मंथ, और उसके ऊपर अगर आपका लाइफ डिपेंडेंट है, नेक्स्ट महीने के खर्चे डिपेंडेंट है आपके एक्टिव इनकम के ऊपर, तो शायद मेरे अंदाज से आप हैप्पी नहीं बन सकते हो, हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए आपके पास कि आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो विदाउट काम किए हुए फुलफिल होने चाहिए, और जो आप एक्टिव काम कर रहे हो, जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो, वो आपके पैशन के लिए होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। व्हाई अ सेकंड इनकम इम्पोर्टेंट एंड व्हाई यू हैव टू स्टार्ट नाउ।
सो 5 रीजंस मैं बताऊंगा। सबसे पहला रीजन, वी लिव इन अ वुका वर्ल्ड, वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस वर्ल्ड में रहते हैं। फेब्रुअरी 2020 में, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, फेब्रुअरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी को या मुझे या किसी को भी, आपको किसी को भी पता नहीं था कि लॉकडाउन ऐसी कोई चीज होती है। इंडिया में लॉकडाउन होने वाला है, फर्स्ट लॉकडाउन होगा स्ट्रिक्ट 3 महीने का, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन भी होगा फर्स्ट वेव से बाहर आने के बाद, जिसमें 98,000 केसेस थे पर डे। एक मिनट, किसी की कलाकारी चालू हो गई है तो कलाकारी जरा डिसेबल करता हूँ। यस, थैंक्स। सो फर्स्ट वेव में 98,000 डेली केसेस थे पीक, सेकेंड वेव में 4.5 लाख थे। सो अभी पता नहीं थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा। सो टोटली वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस वर्ल्ड में हम रहते हैं। ये फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, इसमें आप देखिए 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ जॉब्स लॉस्ट हुए हैं। 97 लोग, मतलब 97% फैमिलीज का, मतलब उसमें आपकी भी फैमिली आई, मेरी भी फैमिली आई, उसका इनकम डिक्लाइन हुआ है, ऐसा सीएमआई का डेटा बताता है। सो इसके बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए, इसके लिए हमें सेकंड इनकम की सोच रखनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम फॉर इंडिया इज ग्रोइंग बाय 6.6%, मतलब आपका मेरा इनकम सालाना एवरेज 6.6% से बढ़ता है। मतलब आज मैं 10 लाख कमाता हूँ तो नेक्स्ट ईयर 10 लाख प्लस 6.6% कमाऊंगा सालाना। लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई है इंडिया में एवरेज 7%, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है 12%, जो आपको और मुझे अप्लाई होता है। आप मोबाइल लेते हो वन प्लस का या एप्पल का, तो आपको ये एप्लीकेबल होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एजुकेशन इन्फ्लेशन, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अप्लाई होगा, वो है 14%। सो आपकी करंट एक्टिव इनकम आपकी ये जो ग्रोइंग नीड्स है वो फुलफिल नहीं करने वाली है। सो आपको सोचना पड़ेगा सेकेंड इनकम के बारे में। फोर्थ पॉइंट, एआई एंड टेक्नोलॉजी इतने फास्ट चेंज हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑनलाइन स्कूल चालू हुए, 99% पूरे मतलब महाराष्ट्र में, मेरे हिसाब से तो 100% ऑनलाइन ही है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, सो वहाँ का परिस्थिति मुझे पता है। सो जो ओल्डर जनरेशन के टीचर्स थे 50 या 55 के, उनको अडॉप्ट करने में बहुत डिफिकल्ट हुआ है जूम या गूगल मीट, ये सब चीजें। सो जैसे ये टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होते जाएगा, जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, इसके साथ कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट बनता है। सो इसके लिए सेकंड इनकम के बारे में आपको सोचना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडिया में चालू रहता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और फालतू इश्यूज के ऊपर चर्चाएं होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, लेकिन डेलिबरेटली मैंने ये वर्ड्स यूज किए हैं क्योंकि आपका मुझे ध्यान इसके ऊपर बटाना है, क्योंकि इससे आपका लाइफ, आने वाले जनरेशन्स का लाइफ, आपके बच्चों का लाइफ इफेक्ट होने वाला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज आर बर्डन विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेट, so governments has limited capacity to provide and create new jobs. हमारे पहले वाले जनरेशन में आप देखिए, आपके डैड मॉम के, मेरे मॉम डैड के जनरेशन में इजीली गवर्नमेंट जॉब्स मिलता था। मैंने तो ऐसी स्टोरियां सुनी है कि पकड़ पकड़ के लेके जाते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज गवर्नमेंट जॉब या सिक्योरिटी या कोई भी चीज आप देखिए, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट देखिए, 20 साल पहले कितना था, आज कितना है। ऑफ कोर्स उसमें इकोनॉमिकल रीजंस भी है, लेकिन गवर्नमेंट की एबिलिटी कम होते जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि कर्जा बढ़ते जा रहा है, और इससे आपका लाइफ, आने वाला लाइफ, आपके बच्चों का लाइफ इफेक्ट होने वाला है। सो इसके बारे में सोचना चाहिए, सेकेंड इनकम के बारे में। अभी आपको मैं फैक्ट चेक देता हूँ, ये 2018 का देता है, डेटा है, कॉम्प्लेक्स है। कितना कर्जा है कोई भी कंट्री के ऊपर, तो सिंपल लैंग्वेज में, जापान का इनकम है 100 रुपीज, ये इनकम है, और उनके ऊपर कर्जा है 444 रुपीज का। इंडिया का इनकम है 100 रुपीज और कर्जा था 2018 में 122 रुपया,
करंटली 3 साल में हो गया है 180-190 रुपीस के आसपास। सो नॉन इश्यूज के ऊपर सोचना है और आपका टाइम वेस्ट करना है कि आपको रियलिटी में रियल इश्यूज के ऊपर चर्चाएं करनी है या फिर उससे कंसर्न होना है, ये आपका चॉइस है। लेकिन सेकेंड इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। रीजन नंबर 2, हमने अभी तक सुना था रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। मेरे हिसाब से अभी ये रिटायरमेंट वर्ड हटा के हमें लॉन्जेटिविटी प्लानिंग करना जरूरी है। अभी लॉन्जेटिविटी का मतलब क्या है? सन 1800 में 43% न्यू बेबीज वुड डाई बिफोर 5 साल होने से पहले ही 43% बेबीज मर जाते थे सन 1800 में। आज 200 साल हो गए ऑलमोस्ट ये चीज को। आज सिर्फ 4.3% बेबीज की डेथ होती है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ, एजुकेशन डेवलप हुआ, जिसके वजह से 1841 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द वर्ल्ड वाज 55, करंटली इट इज 82। इंडिया में 69 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन 2050, जब भी आप 60 के हो जाओगे, आसपास रहेगा, तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप 90 साल जीने वाले हो। सो 30 साल विदाउट इनकम आपको 14% का लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना है। सो आप सोचिए 6.6% से आपकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन आपका खर्चा बढ़ने वाला है 14% से 12-14% से, प्लस आपको ये 30 साल विदाउट इनकम निकालना है। सो सेकेंड इनकम जरूरी है। और एक मैं आपको फैक्ट चेक देता हूँ, आप में से कोई डॉक्टर है तो कनेक्ट कर पाएगा इजीली। इफ यू मैनेज टू लिव बाय 2030 तक आप जिंदा हो, तो आप समझ लीजिए आप 100 साल आराम से जीने वाले हो। क्योंकि अभी ऐसे मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हो रही है। CRISPR नाम की एक टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे ह्यूमन बीइंग आराम से 120 तक जी सकता है, जो कि 2030 तक लाइव हो जाएगी, ऐसे माना जा रहा है। मेरे हिसाब से 2030 से पहले ही हो जाएगी, जो हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चालू है। सो आपको सोचना पड़ेगा लॉन्जेटिविटी प्लानिंग के बारे में। इसके लिए सेकेंड इनकम जरूरी है। अभी ये वर्ल्ड का मैप है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। सो हम इंडिया है लाइट ग्रीन, सो लाइट ग्रीन 65+। सो जैसे मैंने बोला, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69। करंटली आप जीने का एक्सपेक्ट कर सकते हो 69 तक जियोगे। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड देखिए, डार्क रेड 80+, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया आने वाले 20-30 सालों में डार्क रेड में जाएगा 80 से ऊपर। सो 30 साल निकालने हैं आपको विदाउट इनकम विद 12% ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रीजन नंबर 3, मेरे हिसाब से अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। पहले के जनरेशन सोचती थी 31 साल में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, जॉब को चिपक जाऊंगा, 59-60 तक जॉब करूंगा और आराम से जीऊंगा। ये फॉर्मूला भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि फाइनेंशियल रिटायरमेंट। आप देखिए, आप कितना टाइम, अगर आप आईटी, बैंक्स या कोई भी जॉब करते हो आज के टाइम पे, आप कितना घंटा काम करते हो? एक्सपेक्टेड है 8 घंटा काम करना, एक्चुअल रियलिटी में कितना करते हो? सो इतना स्ट्रेस बॉडी पे पॉसिबल है क्या ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? सो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसके ऊपर मेरा एक सेशन है पूरा, वो सुन सकते हो आप। सो इन टर्म्स ऑफ फैमिली, टाइम इज इक्वल टू लव। सो आपको सोचना चाहिए, मुंबई रेलवे में, अगर आप मुंबई में रहते हो तो, मेट्रो सिटीज में रहते हो तो, ट्रैफिक में आपको टाइम स्पेंड करना है, आपकी जिंदगी स्पेंड करनी है, आप या फिर फैमिली के साथ आपको जिंदगी स्पेंड करनी है। हॉबीज, पैशन के लिए काम करने के लिए आपको आपकी जिंदगी स्पेंड करनी है, कि ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके उसमें टाइम पास करके आपको लाइफ जिंदगी जीनी है, वो आपका चॉइस है। और आज की बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे मैं छोटा था तभी एक ही, मैं रहता हूँ कोकण, मतलब मुंबई में, और कोकण रीजन में मेरा गांव आता है। सो साल में एक बार गांव जाना, ये हमारी बकेट लिस्ट होती थी 20-25 साल पहले। आज बकेट लिस्ट बड़ी है। आज देखिए, वीकेंड में हमें बाहर जाना होता है, आउटिंग्स करने होते हैं 2-3 महीने में एक बार। सो अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए सेकेंड इनकम जरूरी है। रीजन नंबर 4, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर कर्जा है कोई भी टाइप का, आपका लाइफ हैप्पी नहीं हो सकता है। सो सेकेंड इनकम जरूरी है। आपको सोचना पड़ेगा, जब भी आप कर्जा लेते हो, आपको जिंदगी स्पेंड करनी है HDFC बैंक के शेयर होल्डर को रिच बनाने में,
कि खुद को हैप्पी बनने में। अगर खुद को हैप्पी बनना है, डेट फ्री बनिए, उसके लिए आपको सेकंड इनकम लगेगा। रीजन नंबर 5, लॉन्ग बकेट लिस्ट एंड एस्पिरेशन। अभी ये गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ को, उसके लिए आपको सेकंड इनकम लगेगा। विदाउट सेकंड इनकम 6.6% से सैलरी आपकी ग्रो हो रही है, आप आपकी बकेट लिस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए सेकंड इनकम होना जरूरी है। सो फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाला हूँ। 10 मिनट में आपका फाइनेंशियल प्लान कैसे क्रिएट करें और म्यूचुअल फंड से आप सेकंड इनकम कैसे पा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे फीडबैक दीजिए चैट बॉक्स में कि आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। एक्सपेक्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेट। सो अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहले देखते हैं व्हाई वी आर इन अ फाइनेंशियल ट्रबल। अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में हो तो क्यों? हायर एक्सपेंसेस देन अर्निंग्स। सिंपल है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अगर 12% से बढ़ेगा, 2-3 साल में एक बार आपको मोबाइल फोन चेंज करना पड़ेगा, लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, इंटीरियर चेंज करना पड़ेगा, जिसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एप्लीकेबल होता है, और आपका सैलरी 6.6% से बढ़ रहा है, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे आपके, तो फाइनेंशियल ट्रबल तो आने वाला है। सेकेंड, आपने जो खुद फाइनेंशियल ट्रबल आपके लाइफ में क्रिएट किया हुआ है, होम लोन्स एंड पर्सनल लोन, जिससे आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को रीच कर रहे हो। सॉरी, थोड़ी सी अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो उसके बारे में आप पॉजिटिवली सोचे और कुछ चेंजेस करने की कोशिश करो आपके लाइफ में। सो होम लोन्स, पर्सनल लोन्स की वजह से फाइनेंशियल ट्रबल में है। जॉब लॉस, सैडली इंडिया में जॉब लॉस ऐसे ये वर्ड हमें पता नहीं था लास्ट 20-25 सालों में, लेकिन कोरोना ने ये भी हमें दिखा दिया है। ट्रैवल टूरिज्म में एक्टर्स या होटल इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहे हैं सीरियसली अफेक्टेड है, आइदर जॉब गया है या फिर इनकम रुका हुआ है। अनफोर्सिन इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके वजह से हम फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश इज अप्रिशिएटेड, यस श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। या so what people do for second income, they start side business, they join network marketing company, हर्बल लाइफ या एमवे या बहुत सारी कंपनियां हैं, और they start consulting. But you need to understand, इसका mic है, these are not your second income, because you need to spend your time in this all these three aspects. सेकेंड इनकम कहाँ पे होता है? जब भी आपको विदाउट टाइम दिए हुए जब भी इनकम आएगा, उसको सेकेंड इनकम बोलेंगे। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। दीज आर योर फर्स्ट इनकम ओनली। You are doing your job and simultaneously doing network marketing company, but your time is occupied, so your time is giving you the money. So ये सेकेंड इनकम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ आप एक अर्निंग सोर्स बढ़ा रहे हो, टाइम देना पड़ेगा आपको। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, ध्यान से सुनिए। एक्सेल फाइल है, हाउ टू जनरेट सेकेंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स। एक्सेल कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ कैसे सेकेंड इनकम जनरेट करना होता है। एक एग्जांपल दूंगा आपको। This is the calculator for calculating your income for your whole life. So ध्यान से सुनिए, blue color field should be filled with your data. So example लेते हैं, age 30 age, एक hypothetical example. Annual income is 12 lakh rupees, IT में जॉब करता है। Salary growth expected 10%. For convenience purpose, you can put whatever the salary growth is expected in your field. Mutual fund investment, out of 12 lakh, how much you are comfortable investing in mutual fund? Let us say 15%, as in out of 12 lakh, 1,80,000 you are investing in mutual fund yearly, easily possible, जिसको 12 लाख रुपए का सैलरी। एग्जिस्टिंग कॉर्पस मान लेते हैं 0 है। So here you need to write down your bucket list and present value, as in
आई वॉन्टेड टू बाय अ कार, मुझे कार लेनी है आफ्टर 4 years, मैं 30 साल का हूँ, 4 साल के बाद मुझे कार लेनी है, कितने रुपए की? करंटली 6 लाख रुपए की कार है। सो आफ्टर 4 years वैल्यू वुड बी 7,57,000 रुपीज। मुझे घर लेना है आज 10 साल बाद, अगर वही घर मैं आज लेने जाऊंगा हाँ 20 हाँ लाख हाँ। रुपए का, वन सेकंड का माइक ऑन है, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 20 लाख रुपीस का आज, लेकिन आफ्टर 10 years 29 लाख रुपीस का। सेम वे मुझे ट्रैवल करना है एवरी 2 years आफ्टर एज ऑफ 45, जब भी मेरे बच्चे अराउंड 10-12 years के होंगे। सो 45 में जाऊंगा यूरोप, 47 में जाऊंगा यूएस, 49 में जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, ऐसा मेरा गोल है हाइपोथेटिकल। सो उसके लिए आज अगर जाने पड़ेगा तो 4-4 लाख रुपए लगेंगे, आफ्टर 15 years, आफ्टर 17 years, आफ्टर 19 years इतनी कॉस्ट होगी। सो मैंने इतने मेरे गोल्स है लाइफ के, अभी मुझे देखना है कि क्या सेकंड इनकम ये अचीव कर सकता है क्या। सो राइट हैंड साइड पे आइए, 12 लाख मेरी सैलरी है एट द एज ऑफ 30, आउट ऑफ विच 1,80,000 आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो मेरा फर्स्ट गोल है एट द एज ऑफ 34 कार लेना है, 7,57,000। सो इंसिडेंटल्स में मैं डालता हूँ, इंसिडेंटल्स मतलब मेरे जो खर्चे हैं इंसिडेंटल गोल्स के लिए, 7,57,486 रुपीज एट द एज ऑफ 34। सो मेरा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है 12 lakhs, सो इजीली पॉसिबल है उसमें से 7,57,000। सो नेक्स्ट ईयर मेरा कॉर्पस कम हो जाएगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर देखिए 9,64,000, इट्स ओके। उसके बाद सेकेंड गोल है मेरा होम, 29 लाख रुपीज एट द एज ऑफ 40। सो एट द एज ऑफ 40 में जाता हूँ, 29,60,000 रुपीज अगर मैं स्पेंड करना चाहता हूँ, मेरे पास म्यूचुअल फंड कॉर्पस है 40 लाख रुपीज, सो इजीली पॉसिबल है, ये भी गोल हो गया मेरा। फिर मैं डालता हूँ एट द एज ऑफ 45 9,58,000, सॉरी 47, ये मैंने गोल्स डाल दिए। सो मेरे पास एक हमेशा चेक करना है कि मेरी जो गोल है वो पॉसिबल है क्या म्यूचुअल फंड कॉर्पस से। और सेकंड चीज आपको हमेशा देखते रहनी है, मैंने एक लाइफ प्लान बनाया है ये पूरा, एट टिल एज ऑफ 60 में मेरी इनकम ये होने वाली है और म्यूचुअल फंड कॉर्पस ये होने वाला है। सो यहाँ पे रिटायरमेंट कॉर्पस हमें देखना है, अगर ये लाइफस्टाइल वाला बंदा है सो उसको एट द एज ऑफ 66 करोड़ 13 लाख रुपीस म्यूचुअल फंड का कॉर्पस लगेगा, तो ही टिल एज ऑफ 85 विदाउट इनकम वो जी सकता है, फाइनेंशियली जी सकता है विदाउट इनकम। सो इसको यहाँ पे कितना है कॉर्पस, 3 करोड़ 36 लैक्स। सो रिटायरमेंट कॉर्पस इसके पास अवेलेबल नहीं है। सो इसका मतलब इसके जो गोल्स है वो एग्जॉर्बिटेंट है। इसको आइदर म्यूचुअल, दो चीजें करनी पड़ेंगी, आइदर उसको गोल करटेल करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर उसने बोला कि मैं रेंट पे ही रहूंगा, सो ये जो खर्चा है 29 लाख रुपीज का वो जीरो हो जाएगा, जो एट द एज ऑफ 40 लगने वाला है। तो देखते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस, फिर भी उसका रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं हो रहा है। सो एट द एज ऑफ 55 देखिए 57 लाख रुपीज उसको बच्चों के शादी के लिए स्पेंड करने हैं। सो रिटायरमेंट के लिए पैसा कम पड़ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग lavishly on child's marriage, he curtails his goal. So 5 lakh रुपए, so at that after 30 years 5 lakh would be, cost of 5 lakh would be 28 lakh, so 28 lakh में यहाँ पे डालता हूँ 20 lakh 71,746 रुपीज। सो आप देखिए 6 करोड़ 36 लाख रुपीज उसके पास बचेंगे म्यूचुअल फंड कॉर्पस में एट द एज ऑफ 60। सो रिटायरमेंट कॉर्पस ग्रीन हो गया, सो उसका रिटायरमेंट हो सकता है। सो ये कैलकुलेटर से आपको एग्जैक्टली आपका लाइफ फाइनेंशियल प्लान कैसे होने वाला है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हो, कार लेने का या कार होम बाइंग का या फिर फॉरेन टूर्स का, जो भी है फाइनेंशियल डिसीजन, उसका आपके रिटायरमेंट लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ओवरऑल लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये यहाँ से समझ में आएगा। सेकेंड चीज, एग्जाम्पल 12 लाख रुपीज इनकम है, 1,80,000 की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जैसे ही सैलरी बढ़ते जा रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। सो आप देखिए ये बंदे का एट द एज ऑफ अराउंड 45 सॉरी 44, मतलब आफ्टर
14 years of starting investing in mutual funds, उसका एक्टिव इनकम है 41 लाख रुपीस ईयरली। म्यूचुअल फंड से सेकंड इनकम है 42 लाख रुपीस। सो एक्टिव इनकम जिसके लिए उसको वीकली 6 डेज काम करना पड़ता है, डेली 8 आवर्स काम करना पड़ता है, उसका वहां से जनरेट हो रहा है 41 लाख रुपीस, लेकिन जिसके लिए उसने कोई टाइम स्पेंड नहीं किया है जनरेट हो रहे 42 लाख रुपीस। सो इसे कहते हैं सेकंड इनकम। सो म्यूचुअल फंड ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है करंटली इंडिया में, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली ऐसे स्टेज पे है। यूएस में म्यूचुअल फंड से आप सेकंड इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो, क्योंकि उसकी इकोनॉमी कंप्लीटली अलग है, एडवांस स्टेज पे है। इंडियन इकोनॉमी नेशन स्टेज पे है। सो इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। वापिस एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ, ये कैलकुलेटर में क्या चीज करनी है। सबसे पहले डिसाइड हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर सैलरी यू विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। So if your income is 15 lakh rupees, decide out of which how much money you are going to invest in mutual funds. If 10%, 10% से start कीजिए। एटलीस्ट वो कैलकुलेटर में आपको दिखेगा एग्जैक्टली क्या चालू है आपके लाइफ में। रैंडमली आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, पास्ट 5 साल के रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हो, या फिर कुछ भी CNBC पे सुन के इन्वेस्ट करते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। पहले आपका लाइफ प्लान बनना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान। उसके बाद डिसाइड कीजिए म्यूचुअल फंड में कौन से स्कीम में डालने का, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले लाइफ प्लान होना चाहिए। स्टेप नंबर, राइट योर बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट लिखिए, जो भी गोल है सब लिखिए। वो अचीव करने के लिए एज ऑन डेट कितना पैसा लगने वाला है वो लिख दीजिए। कैलकुलेटर अपने आप कैलकुलेट कर देगा फ्यूचर वैल्यू। फिर वो गोल्स डालिए आपके एज के सामने और चेक वेदर योर गोल्स आर फिटिंग इनटू योर ओवरऑल वेल्थ जर्नी। अगर एक गोल डालने से मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस हर्ट होने वाला है, कम हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, सो मुझे वो गोल को रिटेल करना चाहिए या फिर मुझे वो गोल नहीं स्पेंड करना चाहिए उसके लिए। चेक वेदर ऑल योर गोल्स आर बीइंग टेकन केयर, इफ नॉट इंक्रीज योर अलोकेशन इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, फिट इन नहीं हो रहे, इसका मतलब आप इन्वेस्ट कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए या फिर कट डाउन योर गोल्स। सो एग्जैक्टली आपको ये लॉजिक देगा आपके लाइफ में, आपके इन्वेस्टमेंट में। 99% लोगों का लॉजिक होता है। 2002 से मैं देख रहा हूँ ये मार्केट, 2007 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2017 से डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड का हूँ। लोगों का लॉजिक सिंपल होता है, लास्ट 3 साल में रिटर्न्स कितने मिले हैं ये स्कीम में, तो मैं इसमें डालूंगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए। कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है कि मेरा लाइफ प्लान कैसे होने वाला है, सेकंड इनकम जनरेट कैसे होने वाला है। सो पहले थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में डालना है, कौन से मल्टी बैगर स्टॉक में डालना है। सो सेकेंड पार्ट भी खत्म हुआ है। अभी मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा है कि इतना हो सकता है, सेकेंड इनकम 14 साल में आपका बढ़ जाएगा, सब सुनने में अच्छा है। एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो अगर ये 5 गोल्डन रूल्स अप्लाई करोगे रिलीजियसली, जो आपने नंबर्स देखे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे नंबर्स आपको दिखेंगे आपके लाइफ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आगे बढ़ने से पहले चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। प्लीज दैट शीट अगेन। ओके डमरूधर जी, एंड ऑफ द सेशन वापस में दिखाऊंगा। ओके ग्रेट। सो अभी आते हैं 5 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला रूल, अगर आपको सेकेंड इनकम म्यूचुअल फंड से क्रिएट करना है, जनरेट करना है और जो एक्सेल फाइल में नंबर्स दिखे ऐसे आपके लाइफ में अचीव करने हैं, सो आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है। टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, नॉट टाइमिंग द मार्केट। जैसे ही मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, आप में से कोई मेरा इन्वेस्टर है तो पर्सनली मत लेना, लेकिन मुझे बहुत इन्वेस्टर्स के फोन आए मेरे एग्जिस्टिंग
कि स्मॉल कैप्स में 50, 60, 70, 75% के रिटर्न जनरेट हुए हैं, क्या हम प्रॉफिट बुक कर ले? सो उनके लिए ये है, आप अगर समझते हो कि म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट इक्विटीज की नहीं बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट नीचे आएगा तो वापस डाल के ऐसा बहुत रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड ध्यान से देखिए। सेंसेक्स में सिंपल, सेंसेक्स इंडेक्स फंड में मान लीजिए आपसे, इंडेक्स फंड में 30 इयर्स बिफोर, आज से 30 इयर्स बिफोर आप पैसे डालते तो एज ऑन डेट आपके रिटर्न्स होते CAGR ईयर ऑन ईयर 13.48%, बहुत अच्छे रिटर्न्स है। सिर्फ 30 इयर्स मतलब ऑलमोस्ट 10,000 डेज होते हैं। आउट ऑफ 10,000 डेज सिर्फ 5 बेस्ट डेज जहां पे सेंसेक्स ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिए, ऐसे आपने मिस आउट कर दिए होते ड्यू टू कांस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टिंग, सिर्फ 5 दिन आपके मिस आउट हो गए बेस्ट डेज, तो आपके रिटर्न्स रिड्यूस हो गए ऑलमोस्ट 2% से। आउट ऑफ 10,000 डेज इन लास्ट 30 इयर्स सिर्फ 10 बेस्ट डेज आपके मिस आउट हो गए, सो आपके रिटर्न्स रिड्यूस हो गए ऑलमोस्ट 4% से। अभी आपको परसेंटेज टर्म्स में ये पता नहीं लगेगा कि ये डैमेज कितना है, एक्चुअल वैल्यू टर्म्स में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे 5 बेस्ट डेज कौन से थे। 18 मई 2009, किसी को याद है 18 मई 2009 को सेंसेक्स 17.34 हाईएस्ट एवर गेन इन अ डे दिया था सेंसेक्स ने, क्यों दिया था, क्या इवेंट हुआ था? किसी को याद है? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। डेलिबरेटली पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मैं देखता हूँ अभी सोशल मीडिया पे या ये अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो शायद उनको 18 में 2009 को क्या हुआ था पता नहीं रहता है, सो बहुत कुछ भी बोल देते हैं। किसी को याद है क्यों 17.34% रिटर्न दिए थे सिंगल ट्रेडिंग डे में सेंसेक्स ने 18 में 2009 को? अगर नहीं पता तो नो डाल दीजिए, फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलता हूँ। शायद नहीं पता किसी को। 18 मई 2009 को UPA 2 गवर्नमेंट री इलेक्ट होके आया था और माइनॉरिटी गवर्नमेंट था। कांग्रेस के पास 206 सीट्स थे, 270 नहीं थे। सो डिस्पाइट 206 सीट्स यूपीए गवर्नमेंट सेकेंड टर्म था, सेकेंड टाइम री इलेक्ट होके आया, इसके लिए 17.34% के रिटर्न दिए। करंटली मैं देखता हूँ मार्केट में नोशन ऐसा है कि बीजेपी जीतती है ना, नरेंद्र मोदी जी है ना, तो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। नरेंद्र मोदी जी हारेंगे ना तो मार्केट नहीं चलेगा। आप में से कोई उनके फॉलोअर्स है तो पर्सनली मत रहना, हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इसकी बातें कर रहे हैं, बाकी चीजें साइड में छोड़ दीजिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में, आपको समझना पड़ेगा। इक्विटी मार्केट्स को कोई रिलीजन नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम, ना कोई कलर होता है बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस भी उनके लिए उतना ही सेम है और बीजेपी उतना ही सेम है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, क्यों ये बता रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। 2004 जनरल इलेक्शंस, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, बहुत अच्छा माहौल था। कोई एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट नहीं किया था अटल बिहारी वाजपेयी वापस री इलेक्ट नहीं होंगे। रिजल्ट्स के दिन बीजेपी हार गई। मार्केट ऑब्वियसली, जैसे आपको लगता है, मुझे लगता है और CNBC पे सबको लगता है बीजेपी हारेगी, मार्केट डाउन होता है। 10% मार्केट डाउन हो गया जैसे ही बीजेपी हारी 2004 में। अभी कांग्रेस आएगी, लेफ्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, किसी के पास भी था नहीं मेजॉरिटी, सो लेफ्ट की गवर्नमेंट आएगी। सो 2 दिन बाद अनाउंस हो गया कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मार्केट 10% अप। सो आप समझिए कांग्रेस बीजेपी ऐसा नहीं होता है। तो जिन्होंने बीजेपी हार गई इसलिए प्रॉफिट बुक कर दिया, उनके अकाउंट में से तो मतलब उनके 10% गेन्स तो चले गए जो 2 दिन बाद आए। सेम वे 18 में 2009 अगर बीजेपी नहीं हारने वाली है, वहां पे एग्जिट पोल बोल रहे थे कि कांग्रेस ही वापस जीतेगी 2009 में, लेकिन बीजेपी हार गई और कांग्रेस ही जीत गई। तो मार्केट 17.34। अगर आप सोचते हो बीजेपी आने से मार्केट चलता है तो आपने प्रॉफिट बुक कर दिया होता एग्जिट पोल देख के,
और आपके रिटर्न्स तो चले गए। सेम वे पॉइंट में आपको सामने ये बताना चाहता हूँ, कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है, तो ये अननेसेसरी एक्टिविटी मत कीजिए, मार्केट में रहिए। अभी मैं आपको इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना लॉस होता है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 30 इयर्स पहले 1 लाख रुपीज आपने सेंसेक्स में डाले होते तो एज ऑन डेट 1 लाख के हो जाते 44 लाख रुपीज। अगर 5 बेस्ट डेज मिस हो जाते आउट ऑफ 10,000 डेज, आपका जो अमाउंट है, कॉर्पस है, वो सीधा 20 लाख रुपए से कम हो जाता। अगर 10 डेज मिस आउट हो जाते तो आपका जो कॉर्पस है सीधा 28 लाख रुपीज से कम हो जाता। अगर 20 दिन मिस आउट हो जाते तो आपको एफडी जितने भी एवरेज रिटर्न्स नहीं मिलते। सो टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए। अब ये म्यूचुअल फंड के आंकड़े दिखाता हूँ आपको, रियल आंकड़े है ये। जून 1997 से लेके जून 2017 एचडीएफसी टॉप 100, ये तीनों स्कीम वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री में। ऑफ कोर्स ये इसमें इन्वेस्ट मत कर देना करंटली, पास्ट का रिटर्न्स में बोल रहा हूँ। सो 10,000 इन्वेस्ट किया मैंने जून 1997 में, 20 साल में, मतलब ऑलमोस्ट 7,500 डेज में 10,000 के हो गए 3,77,000। अगर मेरे मार्केट के 10 बेस दिन मिस हो गए आउट ऑफ 7,500 डेज, तो रिटर्न्स डायरेक्टली देखिए 2 लाख रुपीज का नुकसान, ऑलमोस्ट 50% इरोजन इन द वेल्थ। रिलायंस ग्रोथ 10,000 के हो गए 7,500 डेज में 9,23,000। अगर 10 बेस्ट दिन मेरे मिस आउट हो गए तो 58% का इरोजन, फ्रैंकलिन में 51% का इरोजन। तो आपको समझना पड़ेगा टाइम इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में रहोगे रिटर्न्स बनेंगे, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये रिटर्न्स, इससे कहीं ज्यादा अच्छे पोजीशन पे इंडियन इकोनॉमी है इन 2021। सो रेस्ट अश्योर कि ऐसे ही काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन टाइम मार्केट पे रहना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग, ऐसे सब चीजें करोगे तो आपको ऐसे रिटर्न्स कभी दिखने नहीं मिलेंगे। डेटा के साथ मैंने आपको लिखा है। रूल नंबर 2, एसआईपी सबको पता है। एसआईपी के पीछे फिर भी जिनको नहीं पता उनके बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ। एसआईपी जो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, उसको वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक प्रिंसिपल है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्रिंसिपल मतलब क्या है? मेरे पास समझो 60,000 रुपीज है, मैं जनवरी मंथ में इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो हाइपोथेटिकली आफ्टर 6 मंथ्स उसकी वैल्यू बन जाती है 63,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं 10,000 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स इन्वेस्ट करता हूँ तो उसकी वैल्यू बन जाती है 64,764, क्योंकि मार्केट जिगजैग चलता है। सो जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा है मैं ज्यादा यूनिट्स बाय कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है मैं कम यूनिट्स बाय कर रहा हूँ। सो महंगे में कम यूनिट्स, सस्ते में ज्यादा यूनिट्स। सो ये लॉजिक है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये आपके फेवर में आ सकता है जितना ज्यादा टाइम दोगे तो। सो एसआईपी क्यों परफॉर्म करती है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये प्रिंसिपल भी फॉलो कीजिए। रूल नंबर 3, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग। रूल नंबर 3, जो मैंने रूल नंबर 1 और 2 बोला उसका कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा, लेकिन मैं क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है मैं आपको बताता हूँ। पहले बताऊंगा वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग होता है महंगे में बेचो, सस्ते में बाय करो। अभी रूल नंबर 1 बोलता है कि टाइम इन द मार्केट, आपको कुछ बेचना बेचना नहीं है, मार्केट महंगा इसलिए सस्ता है तो बाय, ऐसा कुछ करना नहीं है। रूल नंबर 2 बोलता है डिसिप्लिन से आप इन्वेस्ट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है पहले 2 रूल्स का। लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी एनालाइज कर सकता है वेरियस डेटा पॉइंट्स। एआई एनालाइज कर सकता है वेरियस डेटा पॉइंट्स, एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और उससे डिसाइड कर सकता है मार्केट महंगा कभी है, बेचना कभी चाहिए, मार्केट सस्ता कभी है, बाय कभी करना चाहिए। वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग प्रिंसिपल यही बोलता है जब भी मार्केट एक्सपेंसिव है बेचो, जब भी मार्केट सस्ता है बाय करो। लेकिन कैवियट यही है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से खुद का दिमाग लगा के, ह्यूमन दिमाग लगा के वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग नहीं कर सकते। सो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे करोगे? नॉर्मल एसआईपी करते हो तो स्मार्ट एसआईपी में कन्वर्ट कीजिए। स्मार्ट एसआईपी क्या है शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। येलो लाइन दिख रहा है ना, ये एचडीएफसी टॉप 100 का लास्ट
15 इयर्स का चार्ट है। सो जब भी येलो लाइन दिख रहा है ना, वो लाइन पे सेलिंग हुआ है ये स्कीम में, स्मार्ट एसआईपी में। और जब भी ग्रीन दिख रहा है एक्सेस बाइंग हुआ है क्योंकि मार्केट सस्ता है। सो आप देखिए, जब भी येलो है ना, उसके बाद एक करेक्शन आया है, येलो है उसके बाद एक करेक्शन आया, येलो है उसके बाद एक शार्प करेक्शन आया, येलो है करेक्शन आया। सो पॉइंट ये है, ग्रीन और डार्क ब्लू में आपको एक्सेस बाइंग करना है, येलो में आपको सेल करना है। ये आपको चार्ट बहुत अच्छा लगेगा देखने में। आप ह्यूमनली ऐसा नहीं कर सकते हो, टेक्नोलॉजी कर सकता है। सो स्मार्ट एसआईपी में एग्जैक्टली सेम होता है, फ्लेक्स एसआईपी में सेम होता है, बूस्टर एसटीपी में सेम होता है। सो ये भी आपको अप्लाई करना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो भी डेटा दिखाता हूँ आपको। अगर मैं लास्ट 10 साल तक ये 6 स्कीम्स में एसआईपी करता, 5000 हर महीना, सो मेरी 10 साल में इन्वेस्टमेंट ईच स्कीम में हो जाती 6 लाख रुपए। नॉर्मल एसआईपी मैंने चलाई, उसकी वैल्यू ये बन गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिले 16.28, 14.08, 22.71 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स। अगर मैंने स्मार्ट एसआईपी मतलब वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग ये प्रिंसिपल से मैंने इन्वेस्ट किया होता, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती 7,70,000। क्यों? जब भी मार्केट सस्ता हुआ, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हुआ। सो अकॉर्डिंगली इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना वैल्यूएशन, आप रिटर्न्स कंपेयर कीजिए, नॉर्मल एसआईपी, स्मार्ट एसआईपी, नॉर्मल एसआईपी, स्मार्ट एसआईपी। सो यहाँ पे आप बोलोगे ज्यादा रिटर्न्स में डिफरेंस नहीं है, अमाउंट में देखिए डिफरेंस। नीचे वाले डेटा पॉइंट्स देखिए। नॉर्मल एसआईपी मैंने किए होते, हर महीना 5-5 हजार डालते जा रहा हूँ, 3,60,000 इन्वेस्टमेंट होती, करंट वैल्यू 92 लाख रुपीज, 56 लाख रुपीज का गेन, 17.31% के रिटर्न्स। स्मार्ट एसआईपी वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग प्रिंसिपल मैंने लगाया होता, 43 लाख 20,000 इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू 1 करोड़ 14 लाख, 71 लाख रुपीज के गेन्स। सो 15 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ है ड्यू टू यूजिंग वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग प्रिंसिपल। सो रूल नंबर 3, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग। रूल नंबर 4, असेट एलोकेशन जनरेट्स रिटर्न्स इन लॉन्गर टर्म। सो ये रूल बताने से पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इंटरेस्टिंग डालिए, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। विदाउट फीडबैक मुझे नहीं समझेगा कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही है कि नहीं। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। कुछ क्वेश्चन है तो डाल के रखिए, एंड ऑफ द सेशन में आपको आंसर दूंगा। ग्रेट। यस। सो रूल नंबर 4, आपको बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मल्टी बैगर स्टॉक मुझे मिलेगा ना, बहुत मुझे रिटर्न जनरेट होंगे, मेरा लाइफ सही होगा, सेट होगा। बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देने वाले स्कीम में पैसे डालूंगा ना तो मेरे रिटर्न्स बहुत बनेंगे। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, असेट अलोकेशन मैटर करता है। आपका कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में है, कितना पैसा आप इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, वो मैटर करता है। आप सिर्फ इक्विटी में पैसा डाल के रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकते हो, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अमर अकबर एंथनी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एग्जांपल सुना रहेगा, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू पीपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अमर अकबर एंथनी, सो फरवरी 2020 में किसी को भी पता नहीं था लॉकडाउन लगेगा और कुछ होने वाला है। सो अमर अकबर एंथनी को भी नहीं पता था। सो अमर ने डायरेक्टली, एक्चुअल फिगर से ही 1 लाख रुपीस 13 फरवरी 2020 को आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में डाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड है, डाल दिए। निफ्टी था 12,174, 12,174। अकबर ने क्या किया, he knows asset allocation, so 50,000 he invested in Aditya Birla Flexi Cap Fund, 50,000 in bank FD. Same way Anthony, 23rd March 2020 suddenly Nifty goes down to 7,600, erosion of 37% in matter of almost 40 days. Amar's portfolio becomes 61,319 rupees, -31% का इरोजन। आप इमेजिन कीजिए अमर के जगह पे आप हो,
1 लाख रुपीस डाला है आपने बहुत अच्छे अच्छे पास्ट रिटर्न देख के, और सडनली 40 दिन में आपका 40,000 इरोट हो गया, क्या आप ये कंटिन्यू करोगे क्या? ऑनेस्टली खुद के मन को आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से ऐसा कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इतना संत आदमी इन्वेस्टमेंट में होता नहीं है। अगर एक्चुअल में इतना संत आदमी इन्वेस्टमेंट में है तो वो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने वाला है। सो आप खुद को पूछिए आप कैसे हो। अकबर ठीक है, मार्केट में 50,000 डाला था, सो इरोजन होके 80,000 हुआ है, 20%। सो वो कंपेयर करता है मार्केट 40% डाउन है, मेरा पोर्टफोलियो 20% डाउन है, ठीक है, हो सकता है ऐसा कभी 10 साल में एक बार होता है। सेम एंथनी, लेकिन एंथनी ऑल्सो नोज असेट अलोकेशन एंड असेट रीअलोकेशन। सो वो देखता है 40% का इरोजन आया है मार्केट में इन मैटर ऑफ 40 डेज। ऐसा इसके पहले कभी हुआ है 2008 में, उससे पहले कभी हुआ है 1999 में, उससे पहले कभी हुआ है 1992 में। सो वो बोलता है 10 साल में एक बार ऐसा करेक्शन आता है, चलो मैं चांस लेता हूँ। एफडी का 10,000 रुपया निकालता है और इन्वेस्ट कर देता है आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड। इसे कहते हैं असेट अलोकेशन एंड रीअलोकेशन। आप वापस उसने 50-50% बैलेंस आउट कर दिया। 24th January 2021, Nifty becomes 14,238, 16% up, almost 17% up from the level of 13 February 2020. Amar's 1 lakh becomes 1,14,000, 14% gain. Good gains, लेकिन Nifty has given 16.95, so 2% underperforming Nifty. तो ये जो अमर जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर माइंडफुली अगर असेट रीअलोकेशन करते तो आप एंथनी का पोर्टफोलियो देखिए, 1,18,000, 18% के रिटर्न्स, निफ्टी से 2% ज्यादा, विथ 50% ऑफ रिस्क। मार्केट में कितना पैसा डाला? 50,000, 50%, फिर भी रिटर्न्स उसके 2% ज्यादा मार्केट से। सो रिस्क कम, रिटर्न ज्यादा, ये है असेट अलोकेशन एंड असेट रीअलोकेशन। सो अगर आपका ये बिलीफ है कि सिर्फ इक्विटी में पैसा डाल के बनता है, सो ये रॉन्ग नोशन है। असेट अलोकेशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता असेट अलोकेशन, सीखिए। फिर भी नहीं समझ रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। रूल नंबर 5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फॉलो। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है? सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये 8 वंडर है। ए मतलब कॉर्पस वैल्यू, आपका कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनने वाला है। आर मतलब रिटर्न्स, जो सबको ज्यादा चाहिए होते हैं, और टी मतलब टाइम। सो मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, जिनको नहीं पता आंसर चैट बॉक्स में डालिए, मतलब प्रीवियसली एग्जांपल नहीं सुना है वो चैट बॉक्स में डालेंगे। व्हाट डू यू थिंक, आपका जो फाइनल कॉर्पस वैल्यू है उसके ऊपर रिटर्न्स आर जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है उसका ज्यादा इम्पैक्ट है आने वाला है, या फिर टी जो रेस टू है, ये इक्वेशन के रेस टू है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? जो मैथमेटिक्स के बफ्स है या मैथमेटिक्स फेवरेट है जिनका, आंसर दीजिए। ये इक्वेशन में आर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि टी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है? चैट बॉक्स में डालिए। टी का इंपॉर्टेंट। यस यस, चैट बॉक्स में डालिए अगर किसी को आंसर देना है तो। यस, टाइम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो पॉइंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं समझ में आया उनको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये इक्वेशन में 5 into 2, सो 2 मतलब आर, रिटर्न्स न्यूमरेटर 10, 5 raised to 2, यहाँ पे 2 का रेस टू पोजीशन है जो टी का पोजीशन है इक्वेशन में। फाइनल आंसर आता है 25। नंबर सेम है, पोजीशन चेंज हो गई 2 की, फाइनल आंसर चेंज हो गया। सो टी को इम्पोर्टेंस है ज्यादा, सो टी के बारे में कंसर्न होना चाहिए। अभी दूसरा मैं उल्टा आपको बताता हूँ, रिटर्न्स कितने मिलेंगे मुझे, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है लास्ट 20 सालों में? 6% एवरेज। इन्फ्लेशन इन दैट कंट्री, इंडिया में कितना है? 6.5% का इन्फ्लेशन है। रिस्क प्रीमियम मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करने का रिस्क प्रीमियम 2-3% है। सो 6% की जीडीपी ग्रोथ रेट,
इन्फ्लेशन 6% का, रिस्क प्रीमियम 1-2% का। सो निफ्टी के रिटर्न्स निकाल के देखिए लास्ट 20 ईयर्स के 13% है। सो अगर आपको लगता है आने वाले 10 साल में जीडीपी ग्रोथ 6% रहेगा, मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और 6% रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्री में आरबीआई ने बोल दिया 4 से 6% में रहेगा, 4% मान लेते हैं, और रिस्क प्रीमियम 1-2% का, सो 6% ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन 4%, 10 हो गए, और रिस्क प्रीमियम 1-2% का, सो 12% हो गया। सो आपको रिटर्न्स तो 12% मिलने ही वाले हैं। सो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ कितना होगा? मोदी जी 8 बजे आएंगे और डिमोनेटाइजेशन करेंगे, क्या आपके हाथ में है? 2024 इलेक्शन का रिजल्ट्स कांग्रेस जीतेगा या बीजेपी जीतेगा, क्या आपके हाथ में है? सो जीडीपी ग्रोथ रेट आपके हाथ में नहीं है, तो आप क्यों कंसर्न्ड हो आपके रिटर्न्स के बारे में? आपकी बिलीफ है इंडिया कंट्री अच्छा ग्रो करेगा, जो भी पॉलिटिक्स में आए, जो भी हो, ग्रोथ रेट 6% है लास्ट 20 साल का। सो नेक्स्ट 10 साल में आपका बिलीफ है 6% रहने वाला है, तो रिटर्न्स के बारे में क्यों कंसर्न होते हो? इन्फ्लेशन, अगर लास्ट 20 साल में महंगाई 7% रही है और आरबीआई अगर बोल रही है 4% की महंगाई रहने वाली है आने वाले टाइम में, सो आप रिटर्न्स के बारे में क्यों कंसर्न करते हो? क्या आप ओनियन के प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हो? क्या एप्पल मोबाइल के प्राइसेस आप कंट्रोल कर सकते हो? तो आप रिटर्न्स भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन होती है, क्या आप कुछ कंट्रोल है उसके ऊपर? सो पॉइंट है रिटर्न्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो और थोड़ा सा आपको डेटा बताता हूँ। 1980 में सेंसेक्स एक्चुअल काउंट करना स्टार्ट कर दिया, आज 55,000 है सेंसेक्स, 56,000, 41 ईयर्स हुए हैं, ऑलमोस्ट 14 सरकारी चेंज हुई है, ऑलमोस्ट 7-8-9 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, फुल फ्लेज वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, और एन नंबर ऑफ स्कैम्स हुए हैं शेयर मार्केट में, सेंसेक्स निफ्टी में। डिस्पाइट दैट 100 का सेंसेक्स आज 56,000 हुआ है। मेरे अकॉर्डिंगली आज इंडियन इकोनॉमी जो जंक्चर पे है, वैसे जंक्चर पे हिस्ट्री में कभी नहीं थी। सो आप क्यों कंसर्न हो आपके रिटर्न्स के बारे में? टाइम को इंपॉर्टेंस दीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट को आप कितना टाइम दोगे। सो आज का सेशन खत्म हुआ है, इसके बाद सिर्फ आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ। उसके पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए आज का सेशन आपको यूजफुल लगा तो चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। सिर्फ 5 मिनट लेने वाला हूँ, ये सब आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो और इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मेरे कम्युनिटी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, यूजफुल लगा, तो चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो डाल के रखिए हैं चैट बॉक्स में। ओके ग्रेट। सो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा एक वर्कशॉप है, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान नाम का, कल ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग 6 से 7 के बीच में अराउंड 3 to 4 आवर्स का ये वर्कशॉप होता है। इसमें आपको आज जो आपने सब सीखा, आपने जो कैलकुलेटर देखा, और भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स और वर्कशीट्स आपको मिलेंगे, पर्सनल कैश फ्लो, नेटवर्थ स्टेटमेंट, एक्चुअल आपको ये भरने हैं, वेल्थ कैलकुलेटर जो आपने आज देखा। उसके बाद अभी मुझे किसी ने पूछा कि विच इज द बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एक स्ट्रेटजी होती है, 5 इन्वेस्ट स्ट्रेटजी, ये आपको सीखने मिलेगी। असेट अलोकेशन, मार्केट कैप असेट अलोकेशन कैसे करना होता है वो सीखने मिलेगा। 8 एसआईपी का जिक्र मैंने किया, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना होता है, मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, ये सब आपको सीखने मिलेगा सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान में। ये वर्कशॉप अटेंड करने किनको करना चाहिए? अगर आप में इच्छा है कि एट द एज ऑफ 45-50 या फिर अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये वर्कशॉप में मिलेगा। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप अटेंड करने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड।
वापस एक बार रिपीट करता हूँ. If you have desire of early financial retirement, so कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर ये 3 दिन में आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा. सो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड. ये वर्कशॉप पेड वर्कशॉप है, लेकिन इसमें जो फीस मैं आपको चार्ज करने वाला हूँ, आपकी एक वीकेंड आपने कॉम्प्रोमाइज कर ली ना तो आपकी फीस बन जाएगी. मैं आपकी फीस आपको बताता हूँ, नॉर्मल फीस. उसके ये फीस के साथ आपको 8 और चीजें एज अ बोनस मिलने वाली है. और एंड ऑफ द सेशन नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर ये फीस पे करना चाहते हो तो और भी डिस्काउंट मैं आपको दूंगा जो मैं फीस बताने वाला हूँ. सो नॉर्मल फीस है 2999. 2999 में 8 बोनसेस आपको मिलेगा, आउट ऑफ विच फर्स्ट बोनस इज सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ. अगर आप डेट ट्रैप में फंसे हो, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, कर्जा मुक्त बनना है, कर्जा मुक्त रहना है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, होम लोन में फंसे हुए हो, 7 साल में होम लोन कैसे रीपे करना है, ये सब आंसर्स मिलेंगे 27, 28, 29 सितंबर एज अ बोनस नंबर 1. बोनस नंबर 2 ऑफ कोर्स ये सेशन जो सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान, जो आपको आंसर देगा अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. ये कल, परसों और 1 सितंबर को होने वाला है. बोनस नंबर 3 द बिलियनियर प्लेबुक. बिलियनियर लोगों की सोच क्या होती है. आज भी हमारी सोच है हमें मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, हमें अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड चाहिए. बिलियनियर लोग ऐसा नहीं सोचते. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बिलियनियर लोग कैसा सोचते हैं. अगर मुझे इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में या म्यूचुअल फंड्स में या फिर शेयर्स में, कोई कंपनी के शेयर्स में, तो सबसे पहले मेरे पास एक चीज का आंसर होना चाहिए, वैल्यूएशंस. जो प्रॉपर्टी में लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो वैल्यूएशन वाइज सस्ती है कि महंगी है. अगर सस्ती है मैं वहां पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक्सेसिव रिटर्न्स पाने की. अगर वो प्रॉपर्टी महंगी है तो मेरे रिटर्न्स हमेशा सफर करेंगे. अगर जो मैंने स्टॉक खरीदा है वो सस्ता है तो मेरे रिटर्न्स अच्छे मिलने के चांसेस अच्छे हैं. अगर महंगा है तो स्टॉक में रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम है. सो महंगा सस्ता मुझे समझेगा कैसे. सो बिलियनियर लोगों हमेशा ये सीखने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशंस कैसे किए जाए, वैल्यूएशन समझने की कोशिश करते हैं. अगर वैल्यूएशंस नहीं समझते, एडवाइजर की सलाह लेते हैं. नॉर्मल लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, डायरेक्ट प्लान्स में जाते हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. सो आपको ये जो वर्कशॉप है जो 13-14 सितंबर को होगा, 13-14 सितंबर को, ये आपको मजबूर करेगा बिलियनियर जैसा सोचने के लिए. बोनस नंबर 5 इसमें जो भी कैलकुलेटर्स में देता हूँ, जैसे आपने इनकम कैलकुलेटर, वेल्थ कैलकुलेटर आपने आज देखा, रिटायरमेंट कैलकुलेटर, प्रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट, बाय वर्सेस रेंट, ये सब कैलकुलेटर्स वर्थ 7,000 रुपीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. बोनस नंबर 5 मार्केट आउटलुक सेशन. ये मैं कंडक्ट करता हूँ एवरी मंथ सेकेंड वीक. इसमें इकोनॉमिक्स का क्या हाल है. अभी बहुत सारे लोग को ऐसे लग रहा है 16,500 निफ्टी बहुत एक्सपेंसिव है. लोग 11,000 निफ्टी से बैठे हुए हैं कि 10,000 होगा तो मैं पैसा डालूंगा, 12,000 हो गया फिर 10,000 होगा तो डालूंगा. सो करेक्शन तो आ ही नहीं रहा, ऐसा क्यों है. ये सब चीजों का आंसर आपको ये मार्केट आउटलुक सेशन में मिलेगा. उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए. सो आपके पॉसिबिलिटी बढ़ेंगे अच्छे रिटर्न्स पाने के. सो ये मैं कंडक्ट करता हूँ. ऐसे 12 सेशंस आपको साल में अटेंड करने मिलेंगे और हर महीना एक. एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं. सो मैं आपको एक चीज अभी बताऊं. बैंक में आप एफडी करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेफेस्ट एफडी 4.5% रिटर्न्स. सो जितनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी सेफ है, उतना ही सेफ इन्वेस्टमेंट, बल्कि उससे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं, और वो आपको गारंटेड रिटर्न देगा 9% के आसपास. तो आपको बिलीव होगा क्या. मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा ये कोई तो स्कैम है, कोई तो ये कुछ तो ऐसा ना, ये झोल वाला कंपनी है. लेकिन आपको अगर नॉलेज बढ़ाओगे ना तो P2P लेंडिंग के बारे में आपको एक अपॉर्चुनिटी पड़ेगा. P2P लेंडिंग में भी बहुत सारे अभी वैरायटीज आए. सो एक सेशन होने वाला है सितंबर के मंथ में, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज. बाहर से कोई सेशन
कंडक्ट करने आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको अपग्रेडेड रहना पड़ेगा। सो इसके ये सेशन के वजह से आप अपग्रेड हो सकते हो। 4 साल में आप अटेंड कर सकते हो 2999 में। एक कम्युनिटी है मेरी फेसबुक की, क्लोज ग्रुप है, इसमें अराउंड 131 मेंबर्स है। इनके लिए मैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ऐसे कोई चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूँ या वेबिनार कंडक्ट करता हूँ जो आपको सीएनबीसी पे नहीं बताता। फॉर एग्जांपल 10 अगस्त को स्मॉल कैप में और मिड कैप में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ, तो बहुत से लोग डर गए, सीएनबीसी और यूट्यूब वालों ने भी बहुत डराया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या था। सो इसके लिए मैंने सेशन किया था। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगी। 1 ईयर का मेंबरशिप ये क्लोज ग्रुप का आपको मिलेगा। और बोनस नंबर 8, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छे रिटर्न्स पाओगे और आपका लाइफ एकदम अबंडेंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें ये स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में आपको पता चलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। एवरी मंथ के 4th वीक में ये होता है। ये ऐसे 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। सो ये टोटल अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल है मेरा, जिसका वैल्यू 26,000 है, लेकिन मैं आपको 2999 में दे रहा हूँ क्योंकि अर्ली स्टेजेस है, ओनली 131 मेंबर्स है। सो आप में से कितने लोग ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबर बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको डिस्काउंटेड इसका फीस बताने वाला हूँ, जो पे करके आप इसका पार्ट बन सकते हो फॉर 1 ईयर। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स, अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी का मेंबरशिप, मार्केट आउटलुक सेशन 12, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज 4 और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज 12 अटेंड करने के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ओके ग्रेट। सो मैं लिंक देता हूँ। पहले चैट बॉक्स में मैंने रेजर पे के लिंक्स दे दिए हैं। इस पे लिंक पे क्लिक करके आप पे कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स का मैं विंडो दे रहा हूँ जिसमें ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबरशिप आपको सिर्फ 1999 में मिलने वाला है। लिंक्स मैंने दिए हैं चैट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप पे कर सकते हो और अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप पा सकते हो। और ये मेरे ऊपर भरोसा रखिए, 1999 में आपको जो नॉलेज मिलने वाला है वो कहीं ज्यादा मायने रखेगा आपके लाइफ में। अगर आज के सेशन से आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल लाइफ में, सो ये कम्युनिटी के मेंबरशिप से आपको अबंडेंट फायदा होने वाला है। सो विदाउट एनी मतलब 2 थॉट्स 1999 आप भर दीजिए। और एक मैं आपको गारंटी देता हूँ, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, ये आपने सब एक्सपीरियंस कर लिया, 3 वर्कशॉप अटेंड कर लिए, उसके बाद ये मार्केट आउटलुक सेशन के 2-3 सेशन अटेंड कर लिए, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज के 2-3 सेशन अटेंड कर लिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है फी, मैं वापस आपको पूरा पैसा दे दूंगा। सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसमें इसका मेंबरशिप ले सकते हो। लिंक्स मैंने चैट बॉक्स में डाले हैं, लिंक के ऊपर पे करके जो लोग भी लिंक के ऊपर पे करके इसका मेंबरशिप लेंगे, विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मेरे नंबर से आपको व्हाट्सएप नंबर से एक लिंक्स आएंगे कम्युनिटी के, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मेरा नंबर आप सेव कर दीजिए आपके फोन बुक में। सो जो भी पेड मेंबर्स के लिए इवेंट्स होते हैं उनके आपको लिंक्स आते रहेंगे आपके मोबाइल पे। सो आज का सेशन खत्म हो चुका है। सो क्वेश्चन एंड आंसर, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से गुड रिटर्न मिलेगा? सो गायत्री जी, मैंने आज जो पूरा सेशन लिया वो रूल्स फॉलो कीजिए पहले, फिर आपके नियर में कोई भी आपको जो अच्छा उस जिसके साथ ट्यूनिंग आपका जमता है, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर है उसको मिलिए, उसके साथ आप बात कीजिए। ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसा मैं कुछ भी आपको बोल दूंगा, और एंड ऑफ द डे मैंने आपको बोला है कि रिटर्न्स मैटर नहीं करते हैं, पहले आपका फाइनेंशियल प्लान मैटर करता है। तो पहले फाइनेंशियल प्लान बनाइए, उसके बाद एडवाइजर से मिलिए और म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड, विच वन इज द बेटर? मुझे लगता है म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में लॉन्ग रन में पैसा नहीं बनता है इंडिविजुअल लेवल पे, उसके रीजंस है, उसके ऊपर मेरा एक सेशन भी है, वो आप अटेंड कर सकते हो।
सो अगर और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए, नहीं तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आपके लाइफ का अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स मुझे दिया और पेशेंटली सुना। जो व्हाट्सएप ग्रुप के आप पार्ट बने हो उसका आप पार्ट बने रहिए, क्योंकि उस पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिंक्स डालते जाऊंगा। वो लिंक्स इनवाइट्स आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा सकते हो, दे सकते हो, जिसके वजह से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज का फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके आज का सेशन खत्म हुआ ऐसे अनाउंस करता हूँ। और अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रवि जी, आपको मेरी तरफ से नेक्स्ट 15 मिनट्स में लिंक आ जाएगी। मेरा नंबर दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच रवि जी, या थैंक यू।